Hello students, how are you all? Students, in this lecture we are going to learn synonyms. तो पहले तो इस वर्ड सिनोनिम को ही क्लियर करते हैं कि ये सिनोनिम होता क्या है. ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन. तो देखो, सिनोनिम दो रूट वर्ड से बना. इन दोनों रूट वर्ड्स को समझते हैं कि सिनोनिम बना कैसे. ये वर्ड जो है दो रूट वर्ड से बना, तो इसका एटिमोलॉजी क्लियर करते हैं पहले. तो इसके अंदर एक वर्ड आया साइनो. साइनो मीन्स होता है सेम, इक्वल, एक जैसा. और नीम्स मीन्स नेम. नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम नेम मतलब समान अर्थी, मतलब समानार्थी. तो ये क्या हुआ, समानार्थी शब्द. तो ये समानार्थी मतलब ये उन शब्दों को बताता है जो समान अर्थ रखते हैं, कि दो वर्ड का मीनिंग एक ही निकलता है. तो इनको हम जो कहते हैं वो कि ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग एक ही होता है, बट सिचुएशन अलग अलग हो सकती है लेकिन मीनिंग एक ही होता है. जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, अगर हम एक बात करते हैं, लिखा हियर और लिसन. अगर इन दोनों शब्दों को हिंदी में अगर हम देखें, इनका शाब्दिक अर्थ, तो इनका मतलब होगा सुनना. इनका अर्थ होगा दोनों का शाब्दिक अर्थ सुनना. लेकिन जिस जगह पर हियर लगता है वहां पर लिसन लगाना, और जिस जगह लिसन लगता है वहां पर हियर लगाना, तो गड़बड़ हो जाएगा. तो हमें इन शब्दों के बीच जो ये समान अर्थ तो रख रहे हैं लेकिन सिचुएशन अलग है. ये इसका डुप्लीकेट तो है, लेकिन आप हेयर की जगह लिसन और लिसन की जगह हेयर नहीं लगा सकते. तो हेयर कब लगाते हैं, लिसन कब लगाते हैं? बेटा हेयर तब लगता है जब हम ऐसे शब्दों की बात को सुने, ऐसे वर्ड्स को सुने, ऐसी स्पीच को सुने जिसे हम नहीं सुनना चाहते और अचानक हमारे कान में वो शब्द आ जाए. वो शब्द जिनको हम नहीं सुनना चाहते और फिर भी हमारे कानों में आए, तो वो वर्ड्स जो अनइंटेंशनली सुन लेते हैं, वो वर्ड्स जिनको हम अनइंटेंशनली सुनते हैं, और वो वर्ड्स जिनको हम इंटेंशनली सुने, जिनको हम वाकई सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपने कानों को लगाया हुआ है कि हम इसे सुनना चाहते हैं, तो वहां पर लिसन लगता है. तो यही हमारे सिनोनिम्स है, यही सिनोनिम्स है. अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इस बात को समझने के लिए. एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए. जैसे अगर हम बात करें वॉइस और अगर हम बात करें साउंड, अब इन दोनों शब्दों को देखें तो इन दोनों की हिंदी क्या हुई, आवाज. इनका जो हिंदी का शाब्दिक अर्थ हुआ आवाज. लेकिन अगर आपने साउंड की जगह वॉइस या वॉइस की जगह साउंड यूज किया तो एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी. तो इसको कैसे सुधारना है? तो सुधारना है इसका सही इस्तेमाल करके. तो जो वॉइस होता है, वॉइस वो आवाज होती है जो हम बात करें लिविंग बीइंग की होती है. कोई इंसान हो, कोई जानवर, कोई पक्षी की जो आवाज होगी, लिविंग बीइंग की आवाज जो होगी वो वॉइस है. और जो साउंड होगा वो नॉन लिविंग थिंग की आवाज जो होगी, नॉन लिविंग थिंग की आवाज जो होगी वो क्या होगा, वो साउंड होगा. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो सेम है लेकिन सिचुएशन अलग है. जैसे बात करें मैरिज और वेडिंग, दोनों का मतलब क्या हुआ, शादी. लेकिन मैरिज कहाँ यूज होगा, वेडिंग कहाँ यूज होगा, तो दो अलग अलग सिचुएशंस है. जैसे अराइव और रीच, दोनों का मतलब है पहुंचना. तो अराइव और रीच दोनों का मतलब है तो पहुंचना, लेकिन जिस जगह अराइव लगाना है वहां रीच लगाएं, जहां रीच लगाना है वहां अराइव लगाएं, तो एरर हो जाएगा. अब जैसे बात करें मेल, मैन और जेंट्स, ये तीनों वर्ड मेल, मैन और जेंट्स, ये तीनों वर्ड पुरुष को इंडिकेट करते हैं. वाइल उसी के साथ साथ तीन वर्ड और हैं जो फीमेल, विमेन और लेडी को इंडिकेट करते हैं, तो ये स्त्री को बताते हैं. लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ, मेल कहाँ लगेगा, मैन कहाँ लगेगा?
फीमेल कहाँ लगेगा, विमेन कहाँ लगेगा, ये नहीं पता चलता। तो बेटा यही सिनोनिम्स हैं। वैसे तो एक दूसरे के सिनोनिम है, डुप्लीकेट है, लेकिन पॉइंट इज इनको एक दूसरे से रिप्लेस करने पर गलती हो जाएगी। इनको वहीं यूज कर रहे हैं जहां इनका सिचुएशन है। क्लियर है? तो ये था छोटा सा डेफिनेशन सिनोनिम का। तो अब हम उन सिनोनिम्स को करते हैं जो अभी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर सेट पेपर्स के अंदर ये कुछ सिनोनिम्स आए थे, इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर सिनोनिम आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है, कि अगर एग्जाम में सिनोनिम आ जाए तो कैसे डील किया जाए। तो देखें, वर्ड है मंडेन। अब अगर ये वर्ड आया तो इसका क्या मीनिंग होगा? बाउंटियस, एक्साइटिंग, हेवनली या एवरीडे? एवरीडे बताइए। हाँ जी, तो देखो आपने कोशिश कर लिया होगा। अब मैं इसको एक एक करके आपको डिफाइन करता हूं, इसकी डिटेलिंग देता हूं, ध्यान दीजिए। मंडेन का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। मंडेन का मतलब होगा नॉट इंटरेस्टेड, या नॉट एक्साइटेड, या नॉट एक्साइटेड। और या फिर इसका मतलब हो सकता है, हम बात करें ऑर्डिनरी, साधारण। इसका मीनिंग एक ऑर्डिनरी, साधारण। मंडेन का मीनिंग एक साधारण सी चीज, ऐसी चीज जिसके अंदर कोई हमें इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो रहा। तो अब यहां पर एक वर्ड आया एक्साइटिंग। तो एक्साइटिंग तो वो हुआ जो उत्सुकता को बढ़ा रहा है। ये कह रहा है कि ये वो वर्ड ढूंढो जो उत्सुकता को खत्म कर रहा है। तो ये तो इसका एंटोनिम होगा, ये तो इसका विपरीतार्थी शब्द हुआ। तो ये विपरीतार्थक जो शब्द हुआ एक्साइटिंग, लेकिन हमें तो सिनोनिम ढूंढना है जो समानार्थी शब्द है, जो इसका सेम मीनिंग निकाले। तो आंसर ये नहीं होगा। क्लियर हुआ? सॉरी, एक्साइटिंग क्यों कट गया? क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है नॉट एक्साइटेड, कि वो चीज जो एक्साइटमेंट पैदा न करे, जो ऑर्डिनरी है, साधारण है, बोरिंग है। इसको बोरिंग भी कह सकते हैं, थोड़ा वो हो सकता है। बाउंटियस, अगर बाउंटियस की बात करें हैं तो इसका मीनिंग जो होगा अबंडेंस। ये बाउंटी से बना, बाउंटी से अबंडेंट, मतलब किसी भी चीज का अधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। तो इसका मतलब हो जाएगा अबंडेंट, किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है ना? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्लेंटीफुल। इसको प्लेंटीफुल भी कहा जा सकता है, किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना, ज्यादा संख्या में होना, बाउंटियस। क्लियर हुआ? तो मतलब अब इसका मतलब है ज्यादा मात्रा में होना, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट न रहना। तो आंसर ये भी नहीं है। मीनिंग क्लियर हुआ तो पता चला आंसर ये भी नहीं है। अब हेवनली वर्ड बना हेवन से, हेवनली, हेवन से वर्ड बना स्वर्ग, मतलब इसकी बात कर, स्वर्ग की बात कर रहा है, स्वर्ग जैसा, मतलब बहुत अच्छा। जो बहुत अच्छा बोले तो फिर एक्साइटिंग भी हो गया, तो इसका सिनोनिम हो सकता है एक्साइटिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना? तो जॉयफुल, तो हेवनली ऐसा हो जाएगा कुछ, लग्जूरियस इसका मीनिंग निकलेगा। अरे कह रहा है नॉट एक्साइटेड, तो भैया जी ये भी नहीं हुआ। तो हमने 3 अगर काट दिए तो आंसर हो जाएगा एवरीडे। अब कहता है जी एवरीडे मंडेन से किस प्रकार से कनेक्टेड है। यहां पर देखो बात समझना बेटा, जो चीज हम रोजाना करते हैं ना, तो उसके अंदर से वो नीरस हो जाती हैं चीजें, बोरिंग हो जाती हैं, मोनोटोनस हो जाती हैं वो चीजें, मोनोटोनस। तो इसको हम मोनोटोनस भी कह सकते हैं। इसका एक सिनोनिम मोनोटोनस भी हो सकता है, मतलब जिसके अंदर एक्साइटमेंट, रुचि ना रहे, बोरिंग हो जाए, मोनोटोनस। तो जो चीज हम रोजाना करते हैं तो भाई बोरिंग हो जाती है। और जैसे अगर समझ लो दिवाली अगर हर हफ्ते बने ना, दिवाली अगर हर हफ्ते मनाने लगे हम, तो वो एक्साइटमेंट, वो क्रेज, वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी जो साल में एक बार होती है तो होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो किसी भी चीज का एक्साइटमेंट तब होता है जब हम कभी कभी उसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बर्थडे, हर हफ्ते बर्थडे आने लगे तो कोई इतने एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट नहीं करेगा
जितना कि साल में एक बार आने पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज एवरीडे हो रही है तो वो क्या होगी, वो बोरिंग होगी, ऑर्डिनरी होगी, साधारण होगी, रोजाना जिसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, कर तो रहे हैं लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए इसका जो सिनोनिम होगा एवरीडे। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। तो मंडेन का आंसर है एवरीडे। जो रोजाना हो रहा है तो मीन्स एक्साइटेड, एक्साइटमेंट उसमें नहीं है, एक्साइटिंग वो नहीं है। चलो अगला लेते हैं, टेक योर टाइम। पिथी, वर्बोज, लेंथी, ब्रीफ, अनब्रीज्ड, जल्दी बताइए। देख लीजिए, ध्यान लगाइए, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर इट, ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, चलो मैं इसका एक मीनिंग बता देता हूं कि डायरेक्टली किसी बात को कह देना, मतलब डायरेक्ट वे में कहते हैं, इन ए डायरेक्ट वे, घुमा घुमा कर बात को नहीं करना, सीधे किसी बात को बता देना। इन ए डायरेक्ट वे, घुमा फिरा कर बात को नहीं करना, सीधे सीधे बता देना, जिसको हम क्लियरली भी कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तौर पर, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तौर पर। तो दैट इज पिथी। तो अब बताइए कौन सा हुआ, वर्बोज, लेंथी, अनब्रीज्ड या ब्रीफ? तो चलो आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका एक एक करके इन सभी का मीनिंग बताता हूं। बेटा ये वर्ड जो बना ना वर्बोज, जब भी वर्ब से रिलेटेड कोई वर्ड होगा ना तो इसका मतलब निकलेगा शब्द। वर्ब से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो इसका मतलब होगा शब्द। तो शब्दों की बात हो रहा है, तो वर्बोज होता है शब्दों से भरपूर। ये क्या हो जाएगा, शब्दों से भरपूर, जिसके अंदर ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हो। वर्बोज जिसमें ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हो। कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो, क्या इट इज वेरी वर्बोज, मतलब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो वर्बोज मतलब ये समझ लो मोर देन रिक्वायर्ड। वर्बोज मतलब बहुत अधिक शब्दों में, शब्दों से रिलेटेड। अब लेंथी क्या होता है, बहुत बड़ा। लेंथी क्या हो गया, ये लेंथ से निकला तो मतलब बहुत बड़ा, तो मतलब ये बिग का सेंस हो जाएगा, इसका सिनोनिम है ना, बिग हो जाएगा। मेगा का सेंस हो जाएगा, तो मेगा का सेंस हो जाएगा, तो लेंथी मतलब बहुत बड़ा। अब आ जाते हैं अनब्रिज्ड। तो अनब्रिज्ड बेटा पहले तो बात समझे कि अनएब्रिज्ड, सॉरी अनएब्रिज्ड, तो यूएन हटाओ तो ये तो यूएन का मतलब हो जाएगा नो। अब एब्रिज्ड क्या हुआ बेटा, ब्रिज क्या होता है ये समझे। ब्रिज कि कोई ये समझ लो ब्रिज बना रहे हैं, तो कहीं कोई नदी है। अब नदी है तो नदी के ऊपर भाई समझ लो ये नदी है। अब नदी को ऐसे तो कोई क्रॉस कर नहीं सकता, तो क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे चल चल के जाना पड़ता था यहाँ आने के लिए। तो हमने इधर अगर ब्रिज बना दिया, अगर हमने ब्रिज बना दिया तो ब्रिज मतलब कि चीज छोटी हो गई, ये चीज छोटी हो गई अगर ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज जो होता है वो नाउन, और ए ब्रिज जो हो जाएगा वो वर्ब बन जाएगा। ब्रिज मतलब नाउन, ए ब्रिज मतलब वर्ब। तो ए ब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षेप करना। तो समझ रहे, किसी भी चीज को संक्षेप करना, मतलब ए ब्रिज का मतलब हो जाएगा ब्रीफ, छोटा। ए ब्रीफ का ब्रिज का मतलब हो जाएगा छोटा करना। लेकिन यहां पर ए ब्रिज के साथ यूएन भी तो दे रखा है, नो मतलब छोटा ना करना। तो ब्रीफ का अपोजिट क्या होगा, डिटेल्ड। तो इसका मतलब हो जाएगा अनब्रिज्ड का मतलब हो जाएगा डिटेल्ड। अनब्रिज्ड का मतलब हो जाएगा डिटेल में किसी चीज को देना। समझ में आया ना वर्ड कैसे बना, कि भाई ब्रिज क्या होता है, ब्रिज क्या होता है भाई सफर को छोटा कर देता है। तो ए ब्रिज एक वर्ब बना जिसका मतलब है संक्षेप में कर देना, छोटा कर देना। लेकिन यूएन लगाकर, यूएन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है कि वर्ड को नेगेटिव कर देता है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो ये वर्ड को नेगेटिव कर देता है, और जब ये वर्ड को नेगेटिव करता है तो ये नेगेटिव करता है तो ए ब्रिज का मतलब है छोटा करना। तो ए ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को लेंथी करना, तो मतलब डिटेल में करना। क्लियर हो गया होगा, ये हो जाएगा डिटेल में करना। तो मतलब इसका मतलब भी ज्यादा का सेंस है, इसका मतलब भी बड़े का सेंस है, इसका मतलब भी बड़े का सेंस है। ब्रीफ का मतलब ये होता छोटा, मतलब ब्रीफ। ब्रीफ मतलब शॉर्ट, शॉर्ट में किसी बात को कह देना, मतलब स्मॉल में किसी बात को कह देना, संक्षेप में किसी बात को कह देना, संक्षिप्त करके बात को कह देना। तो अब इसने क्या पूछा, पिथी इन ए डायरेक्ट वे, क्लियरली, मतलब डायरेक्ट किसी बात को कह देना, घुमा फिरा कर ना कहना। तो मतलब छोटे में किसी बात को रखना,
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मतलब छोटे में किसी बात को एक्सप्रेस कर देना, तो फिर सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसके जो तीनों हैं एंटोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम समझ रहे हैं कि अगर एंटोनिम पूछेंगे तो ये तीनों एंटोनिम हो सकते हैं, है ना, लेकिन सिनोनिम एक ही है, क्योंकि इसका मतलब भी किसी चीज को छोटा कम में दे देना, इसका मतलब भी छोटा किसी चीज को कम में दे देना। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम सटीकता से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स कीजिए। अगला लीजिए, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल, हाँ जी, हेटफुल, क्रेडिटेबल, डिसअपॉइंटिंग, नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। डेस्पिकेबल, ठीक है बेटा। अब देखो मैं इसका मीनिंग बताता हूं। डेस्पिकेबल तो बेटा ये ना वर्ड डिस्पाइस से बना, जिसका मतलब होता है घृणा करना, है ना, जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज का वो घिनौना, कोई चीज घिनौना। किसी इंसान की बात करें तो कोई नीच इंसान। और अगर इसको और मैं डिफाइन करना चाहूं तो जैसे मैंने बताया, डिस्पाइस से बना, तिरस्कार करना किसी का, मतलब इंसल्ट करना, किसी का तिरस्कार करना। तो तिरस्कार क्या होता है? किसी की इंसल्ट करना। तो अब जब इसका मीनिंग क्लियर हो गया तो अब इन चारों के मीनिंग को इससे मिलाकर देखिए कि क्या बनता है। डेस्पिकेबल, इसका मीनिंग मैंने वर्ड का मीनिंग बता दिया, अब इसका सिनोनिम ढूंढो। दैट्स इट, क्लियर हो गया। अब तो देखो आपने एकदम तुरंत ही रिप्लाई कर दिया, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं समझाता हूं एक एक करके। मैं करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक एक करके लेते। नॉन चैलेंज, अगर नॉन चैलेंज की बात करें तो बेटा नॉन का मतलब तो सीधा सीधा नहीं हो गया। अब चैलेंज को अगर हम समझें तो मतलब ऐसे समझ लो, चैलेंज को ऐसे समझो जैसे चलना। चैलेंज को समझो चलना, कि जो चीज चल रही है, एक्टिव है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? नॉन चैलेंज मतलब जो चीज एक्टिव नहीं है, जो चीज रुकी हुई समझ लो। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज की परवाह ना करना, बेपरवाह। किसी भी चीज की परवाह न करना, ठीक है, किसी भी चीज की परवाह न करना, बेपरवाह। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लैक ऑफ कंसर्न, कंसर्न ना करना। तो लैक ऑफ कंसर्न, किसी की चिंता ना करना, लैक ऑफ कंसर्न, किसी की चिंता ना करना, परवाह ना करना। तो मैं बात समझो भाई, चैलेंज मतलब चलना, मतलब एक निमोनिक ले लो। चैलेंज मतलब चलना, एक निमोनिक। तो चलना मतलब जो चीज चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज रुक गई मतलब काम हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। लापरवाही करना, किसी चीज का कंसर्न ना करना, चीजों को रोक के रखना। चैलेंज मतलब चलना, नॉन मतलब नहीं चलना, तो मतलब चीजों को रोक के रखना। तो एक निमोनिक के जरिए मैंने इस वर्ड को क्लियर किया, ठीक है, मीनिंग याद रह जाएगा। अब क्रेडिट क्या होता है? तो बेटा एबल लगकर तो एडजेक्टिव बना। अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना यार कि इस मैच की जीत का क्रेडिट किसे जाए, इस मैच की जीत का क्रेडिट किसे जाए। तो क्रेडिट का मतलब इस मैच की जीत का श्रेय किसे दिया जाए। तो क्रेडिटेबल होता है जिसे श्रेय दिया जा सके। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं भाई, श्रेय मतलब किसी चीज को क्रेडिट देना, उसे श्रेय देना, उसका नाम करना। तो ये एडजेक्टिव बना तो श्रेय कर, कि मतलब किसी चीज का आप किसी को श्रेय दे रहे हैं, मतलब उसको क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब उसको उसका लाभ दे रहे हैं, मतलब उसको उसका नाम दे रहे हैं कि ये इसकी वजह से हुआ। तो श्रेय किसे मिला? किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान को जिसकी वजह से मैं जीता गया। क्लियर हुआ? श्रेय कर तो किसी को क्रेडिट देना। अब हेटफुल क्या होता है? नफरत वाला, है ना। तो हेटफुल को हम कह सकते हैं डिस्पाइज, नफरत। और डिसअपॉइंटिंग मतलब जो निराशाजनक हो, मतलब
DIS लगकर वर्ड नेगेटिव होता है। जैसे हम बात करते हैं कि डिसएग्रीमेंट जैसे बना, डिसएग्री हुआ और डिसेबल हुआ, तो ये नेगेटिव वर्ड हुए, तो यहीं से बना डिसअपॉइंटिंग, तो मतलब निराशा वाला, है ना, निराशा वाला। अब ये चारों के वर्ड्स हमें समझ में आ गए। तो ये क्या कह रहा है, डेस्पिकेबल तो किससे बना, डिस्पाइस से बना। डिस्पाइस मतलब नफरत करना, तो आंसर हो जाएगा हेटफुल, जिससे नफरत की जा सके। ठीक है, जिससे नफरत की जा सके। अब जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए ये सब क्लियर हुआ कि नहीं। अगला लेते हैं, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, एंजाइटी, अराउजल, काम, अपसेट। जल्दी जल्दी बताइए, रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, इक्वेनिमिटी। चलो तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं बेटा। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल, एक जैसा। तो मतलब दो चीजें एक जैसी, एक चीज मतलब ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, तो मतलब क्या होना है, बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस बनाना किसी चीज में। तो इक्वेनिमिटी मतलब इक्वल बनाना, मतलब बैलेंस बनाना। ठीक है ना, तो अगर बैलेंस बना, तो बैलेंस का जो सिनोनिम होता है ना, तो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वेनिमिटी। तो यहां पर वो बात बता रहा है कि चीजों के अंदर मतलब बैलेंस होना, ना तो खुशी में ज्यादा खुश होना, ना दुख में ज्यादा दुखी होना, अपने आप को बैलेंस बना, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखने वाला, है ना, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखना, तो वही इक्वेनिमिटी हो जाएगा। तो इसको सोचते हुए जरा बनाए, मीनिंग बनाए। एंजाइटी, अराउजल, काम और अपसेट। चलो ओके, अब मैंने आपके आंसर देख लिए, तो मैं एक एक करके बता देता हूं। बात करते हैं एंजाइटी की। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, है ना, चिंता करना, दुख करना। एंजाइटी जो होता है, एंजाइटी जो होता है चिंता, दुख, परेशानी, है ना, चिंता, दुख, परेशानी की बात करता है, एंजाइटी हो जाएगा। अराउजल क्या होता है, अराउजल होता है मतलब अराउज करना, उत्पन्न करना, मतलब चीजें को जब एक्साइटेड बनाते हैं, तो ये सेक्सुअल अराउजमेंट भी होता है। अदरवाइज तो इसको हम कह सकते हैं कि काम करने के लिए तैयार रहना, किसी भी टाइप के काम को करने के लिए रेडी रहना। तो किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहना, काम को तत्पर रहना, एकदम गेट सेट रेडी वाली बात, किसी भी काम को करने के लिए गेट सेट रेडी रहना। ठीक है, तो ये अराउजल हुआ। बात करते हैं अपसेट। तो अपसेट हम सभी जानते हैं कि इसका मतलब होता है उदास, चिंतित, है ना, परेशान, उदास, चिंतित, परेशान। तो अपसेट हुआ, तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, एंजाइटी और अपसेट। ठीक है, और ये कहता है बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम, कि मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करके रखना। तो मतलब इक्वेनिमिटी और बैलेंस और इक्विलिब्रियम, इन तीनों के, ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं कि इनके जो ये तो सिनोनिम हुए, और इनके एंटोनिम हो गए एंजाइटी और अपसेट। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ ये सिनोनिम की क्लास है, एंटोनिम की भी क्लास है, एंटोनिम की भी क्लास है, क्योंकि अपोजिट हो गए ना इसके। ये कह रहे किसी भी परेशानी में अपने आप को संभाल के रखना, लेकिन ये कह रहे किसी भी परेशानी में चिंतित हो जाना, अपसेट हो जाना, तो ये अपने आप को संभाल नहीं रहे, सिचुएशन के अंदर ये ऊपर नीचे हो गए, तो ये तो एंटोनिम हो जाएंगे, इसका कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल बाहर हो गया, ये तो फिर मतलब ये फील्ड से आउट हो गया। ये दोनों सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए। सुन रहे, अब देख रहे तो हम काम, तो काम क्या होता है, एकदम शांत रहना। काम मतलब एकदम शांत रहना, मतलब परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, तो अपने आप को एकदम बैलेंस्ड रखना। तो काम मतलब शांत, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एकदम शांत रखना अपने आप को।
बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड इज पिक्वेंट, फ्लैट, स्पाइसी, प्राइड, ग्रम्पी। हाँ जी। तो मैंने अभी आपको बताया ना, तुमने पूछा उमंग, तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये काम कैसे होगा, इसका आंसर। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये शब्द है, देखो दोबारा समझा देता हूँ। हमारा जो वर्ड है इक्वेनिमिटी, इसका मतलब होता है अपने आप को बैलेंस्ड रखना। तो बैलेंस का मतलब परेशानी में ज़्यादा परेशान ना होना और खुशी में बहुत ज़्यादा खुश ना होना, अपने आप को एक स्थिर अवस्था में रखना। तो काम भी तो शांत होता है कि भाई अगर परेशानी हो गई तो अपने आप को शांत रखा, गुस्सा नहीं किया, है ना। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। चलो अब इसकी बात करें बेटा, बात करते हैं पिक्वेंट। पिक्वेंट जो होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो टार्ट भी कह सकते हैं, पिक्वेंट या टार्ट, इसका मतलब होता है तीखा। इसका मतलब है तीखा। अगर ये तीखा की बात कर रहा है तो बेटा पिक्वेंट कब यूज होगा? पिक्वेंट कब यूज होगा? जब ये बात करेगा किसी चीज के टेस्ट की। तो अगर मैं कह रहा हूं पिक्वेंट मतलब टार्ट, टार्ट मतलब तीखा, मतलब पिक्वेंट का मतलब हुआ तीखा, किसी भी चीज का तीखा होना, तो मतलब बात कर रहा है टेस्ट की। तो इन चारों में देखो, अगर बात टेस्ट की कर रहा है तो भाई फ्लैट, कोई चीजें बिल्कुल फ्लैट होती हैं, तो फ्लैट चीजों की बात कर रहा है, तो मतलब ये तो फ्लैट, तो मतलब ये तो कोई बात करते तो टेस्ट ही नहीं है। प्राइड की बात करें तो क्या हुआ? घमंड। प्राइड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? घमंड। हाँ, चटपटा जिसे कहते हैं, तीखा या चटपटा भी कह सकते हैं इसे। जैसे कहते हैं गोलगप्पे का पानी होता है, वाओ पानी पूरी, है ना, तो मुंह में पानी आ गया, तो ये कहते हैं तीखा, चटपटा। तो ये टेस्ट की बात। तो मतलब प्राइड मतलब घमंड, फ्लैट मतलब एकदम सटीक, जो चीजें होती है एकदम फ्लैट होती हैं। तो ये तो टेस्ट की बात कर ही नहीं रहा। ग्रम्पी मतलब होता है एंग्री। ग्रम्पी मतलब एंग्री, जैसे हम कहते हैं भाई क्रोध, गुस्सा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध। जैसे हम कहते हैं गुस्सा होना, ठीक है। तो फिर टेस्ट की बात तो एक ही वर्ड कर रहा है ना, दैट इज स्पाइसी। क्लियर हुआ कि नहीं? टेस्ट की बात तो एक ही वर्ड कर रहा है, क्योंकि अगर हम पिक्वेंट की बात करें तो इसका मतलब तीखा या चटपटा, तो तीखा या चटपटा पिक्वेंट होता है, तो मतलब ये बात टेस्ट की कर रहा है। ये तीनों वर्ड तो टेस्ट की बात कर ही नहीं रहे, तो टेस्ट की बात एक ही वर्ड कर रहा है, वही मीनिंग हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका स्पाइसी। नाउ लेट मी नो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताएं क्लियर है कि नहीं। और फिर अगला वर्ड देखें, प्लॉडिट। प्लॉडिट, क्रिटिसिज्म, प्रेज, जेयरिंग, साइलेंट। ठीक है, ग्रेट। चलो अब देखें, बढ़िया। अगर हम बात करें एक एक वर्ड को देखें तो बेटा ये बहुत ही आसान वर्ड हो गए कि साइलेंस होना, तो मतलब एकदम चुप्पी, शांति, है ना, चुप्पी हो जाना, शांति हो जाना।
प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा, मतलब तारीफ। प्रेज मतलब प्रशंसा, मतलब तारीफ। पहले 4 वर्ड को देख लेते हैं। फिर आते हैं बात क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका मतलब किसी की बुराई करना, दैट इज आलोचना। ये वर्ड क्या बना? ये आलोचना की बात कर रहा है। अगर बात करें जेयरिंग, तो जेयर मतलब होता है टू लाफ एट समवन, है ना, इन एन इंसल्टिंग वे, किसी की तरफ मतलब इंसल्टिंग वे में हंसना, तो क्या कहते हैं उसे? जेयरिंग कहते हैं। टू लाफ, हंसना, इन एन इंसल्टिंग वे, कि मतलब ऐसे हंसना कि किसी की इंसल्ट करते हुए हंसना, कि किसी की इंसल्ट हो जाए। तो जेयरिंग होता है किसी के ऊपर हंसना, लेकिन ऐसे हंसना कि किसी की बेइज्जती करने के लिए। अब ये हुए तो प्लॉडिट। तो बेटा प्लॉडिट जो वर्ड बना वो उसका जो सिनोनिम एक है अप्लॉज होता है। तो प्लॉडिट अप्लॉज जो है इसका मतलब एक राइमिंग वर्ड है, प्लॉडिट और अप्लॉज। तो इसका मतलब होता है तारीफ करना। इसका मीनिंग क्या हुआ? तारीफ करना। तो अगर इसका मतलब तारीफ करना है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर इसका मतलब तारीफ करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाँ, तो वही कि तारीफ करना, किसी को शाबाशी देना, शाबाशी देना। जब हम कहें कि पीठ थपथपाना, हम कहें पीठ थपथपाना, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेज, प्रशंसा। तो आंसर होगा इसका सी, ए बी नहीं, सी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट इज हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेमिनिस, रेमिनिस, रिमेंबर, फॉरगेट, डिस्कवर, हैंग। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। रेमिनिस, रिमेंबर, फॉरगेट, डिस्कवर, हैंग। थिंक ओवर इट। बेटा देखो, वोकेबलरी ऐसा सेक्शन होता है कि ये प्रैक्टिस से ही आता है, बिना प्रैक्टिस के ये आएगा नहीं। लेकिन शब्दों को थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करें, थोड़ा रूट वर्ड जोड़ें, शब्दों के अंदर निमोनिक्स लगाएं, शब्दों को आप किसी से वो सिचुएशन से कनेक्ट करके उनको आप याद कीजिए, सोचिए, समझिए। रेमिनिस का मीनिंग क्या बन रहा है? रिमेंबर, फॉरगेट, डिस्कवर या हैंग। चलो अब मैं पहले एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। बट अगर मैं हैंग की बात करूं तो हैंग के 2 मीनिंग निकलेंगे। हैंग का एक मतलब होता है फांसी देना, एक इसका मीनिंग निकलेगा फांसी देना। और बेटा एक हैंग का मतलब होता है लटकाना, एक हैंग का मतलब हो जाएगा लटकाना। बट इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर थोड़ा फर्क हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर थोड़ा फर्क हो जाएगा। तो जैसे फांसी देना की बात करें तो इसकी तीनों फॉर्म जो बनेंगी तो ऐसे बनेंगी, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। लेकिन जो लटकाने की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म तो हैंग, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग। तो इसके दोनों मीनिंग है, ये वर्ब के रूप में यूज होता है, फांसी देना और लटकाना। फांसी देने पर जो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी हैंग्ड, हैंग्ड, और लटकाने पर जो इसकी सेंस बनेगी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी हंग और हंग। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है लटकाना। फॉरगेट मतलब भूल जाना। फॉरगेट का मतलब क्या हो गया कि भूल जाना, किसी भी चीज को अगर हम भूल जाएं तो उसे फॉरगेट कहते हैं। इससे मिलता जुलता वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव होता है क्षमा करना, ठीक है, ये फॉरगेट है। और रिमेंबर मतलब याद करना, किसी भी चीज को याद करना। बाकी याद करने के बहुत ज़्यादा कई सेंसेस हैं। एक मिस करना भी किसी को याद करना होता है, एक लर्न मतलब भी याद करना होता है, समझ रहे हैं, रिकॉल मतलब भी याद करना होता है। तो याद करने के कई मीनिंग है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रिमेंबर, याद करना, ठीक है। और डिस्कवर क्या होता है? किसी चीज़ की, जैसे डिस्कवरी चैनल होता है तो खोज करना, तो इसका मतलब है खोज करना। बाकी इससे मिलता जुलता एक वर्ड है इन्वेंट। तो डिस्कवर का एक मिलता जुलता वर्ड है इन्वेंट। हम अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा इसका मतलब होता है आविष्कार। तो खोज और आविष्कार में फर्क क्या है? बेटा
जो चीज इस दुनिया में नहीं है, जो चीज इस दुनिया में नहीं है उसे बना देना, इन्वेंशन, इन्वेंट हुआ। जैसे इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, टीवी नहीं था, बिजली नहीं थी, ये सब नहीं थे, बनाए गए, ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं वो हमारी इन्वेंशन होती हैं, वो नाउन हुआ, और इन्वेंट वर्ब हुआ। और बात करते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी खोज, जो इस दुनिया में पहले से है लेकिन उसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो जब हम किसी चीज़ को जो इस दुनिया में पहले से है और उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसे ढूंढ लिया गया, तो वो हमारा डिस्कवर, मतलब डिस्कवरी, डिस्कवर बन जाएगा। डिस्कवरी नाउन है और डिस्कवर वर्ब है। अब यहाँ पे आते हैं रेमिनिस पर। रेमिनिस के अंदर जो वर्ड है री, री का मतलब होता है दोबारा। ध्यान दें, री का मतलब क्या होता है? दोबारा। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी वर्ड के अंदर री आ जाएगा, तो री आने पर आप अगेन या बैक का यूज ना करें, क्योंकि री का दोनों मीनिंग होता है, अगेन भी और बैक भी। अगर हम ऐसे बोले रिपीट अगेन, अगर हम ऐसे बोले रिपीट अगेन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि री का मतलब इसके अंदर ही है कि मतलब दोबारा। तो आप यहां पर अगेन नहीं लगा सकते, रिपीट बोल के अपनी मैसेज दे सकते हो, अगेन बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि रिटर्न माई बुक, रिटर्न बैक माई बुक, अगर हम ऐसे कहें कि रिटर्न बैक माई बुक, तो यहां पर बैक नहीं आएगा, गलत है। जैसे यहां अगेन नहीं आएगा, रिटर्न माई बुक, तो रिटर्न के अंदर जो री आया इसका मतलब है बैक। बैक का मतलब पास्ट, तो एक बैक का मतलब होता है पास्ट। जैसे रेट्रो, रेट्रो आपने कई बार वर्ड सुना होगा, तो इसका मतलब पास्ट की बात करता है, ये बात क्या करता है? पास्ट की। तो रेमिनिस का मतलब होता है पास्ट की, पास्ट की खुशी वाली बातों को याद करना। पास्ट की जो खुशी वाली बातें हैं, खुशी वाली यादें हैं, क्या कहता है, क्या सिचुएशन है कि पास्ट की खुशी वाली यादों, बातों को याद करना, पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट को, ऐसे पलों को जो हमने कभी किसी के साथ बिताया, बहुत अच्छा लगा, तो पास्ट की उन बातों को याद करना रेमिनिस होता है। तो फिर याद करने के सेंस की बात करें तो ये रिमेंबर हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए, रिमेंबर। लेकिन देखो, मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन किया है, मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो एक एक वर्ड को डिफाइन किया गया है, आप इन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आपको इन वर्ड्स को रटना नहीं पड़ेगा, आप इनको ढंग से समझ पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस, एस्टीम, एवर्जन, रेस्पेक्ट, सिंपैथी। बताइए बताइए, सोचिए। हाँ जी, देखें, अब मैं इन वर्ड्स को आपको क्लियर कर दूं, इन वर्ड्स को मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? तो पहले तो रिपग्नेंस को ही समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है, अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा एबोरेंस। एबोरेंस का जो सिनोनिम है, तो देखो, रिपग्नेंस का एक सिनोनिम है एबोरेंस। एबोरेंस को हम कहते हैं हैट्रेड।
हिंदी में बोले तो नफरत करना। हेटेड क्या हुआ, किसी चीज से नफरत करना, ठीक है, नफरत करना। तो देखो इसका ये दो सिनोनिम मैंने बता दिया, एक सिनोनिम तो मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है, एक इनमें से ढूंढना है, एक इनमें से ढूंढना है। बेटा जो स्टीम पर बात होती है ना, स्टीम तो मतलब सम्मानित चीजें जो होती है, सम्मान, किसी को सम्मान देना, तो रेस्पेक्ट भी तो वही हुआ, किसी को सम्मान देना। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है, सम्मान देना, स्टीम या रेस्पेक्ट। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा नफरत करना, अब जो नफरत करेगा तो वो सम्मान तो दे नहीं पाएगा, अब जो नफरत करेगा वो सम्मान तो दे नहीं पाएगा। तो अगर मैं ये कहूं रिपग्नेंस के ये दोनों के दोनों एंटोनिम है, समझना भाई, इसका मतलब क्या है, नफरत करना, और ये कह रहा है सम्मान देना। जो नफरत करेगा वो सम्मान तो दे नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है रिपग्नेंस के स्टीम और रिस्पेक्ट जो है ये दोनों के दोनों वर्ड एंटोनिम है, और हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो मतलब ये तो आंसर होंगे नहीं। क्लियर हो गया, ये दोनों तो आंसर बन नहीं सकते। हाँ जी, अब आते हैं इस वर्ड सिंपैथी पर। अब सिंपैथी के लिए भी मैं 3 वर्ड आपको क्लियर करता हूं, सिंपैथी के लिए 3 वर्ड मैं क्लियर करता हूं। एक होता है सिंपैथी, क्लियर करेंगे बेटा, लिख ले सिंपैथी। एक होता है एम्पैथी, और एक वर्ड होता है एपैथी। 3 वर्ड समझ ले, सिंपैथी, एम्पैथी और एपैथी। तो बेटा सिम का मतलब होता है साथ, टुगेदर, है ना, और पैथी का मतलब जो बात करता है कि मतलब दुख दर्द, तो किसी के दुख दर्द में साथ होना। तो सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति मतलब किसी के दुख दर्द में साथ होना। तो आप किसी के साथ है भाई, किसी को फॉर एग्जांपल किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो अब पॉइंट इस मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, तो मैंने 10,000 रुपए ना देकर कम से कम 1,000 दे दिए, तो मतलब वो उसके दुख में मैं उसके साथ हूं। 10,000 ना दे दिए, मैंने उसे 1,000 रुपए दे दिए, तो ये क्या दिखाई, मैंने सिंपैथी दिखाई, मतलब मैं फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली किसी की हेल्प करूं, तो वहां पर हो जाएगी सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब मैं बात करते हैं कि हाँ किसी के प्रति सहानुभूति तो है, दुख में सहानुभूति तो है, लेकिन फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं करना। वही बात, किसी को 10,000 रुपए की जरूरत, अरे यार तेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है यार, मैं ढूंढता हूं, मैं देखता हूं कि मैं तेरे साथ तेरी मदद कर पाऊं, तो हम उसकी मदद बोलने कह तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोलने बोलने में हम उसके साथ हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली हेल्प नहीं कर रहे। हम उसके साथ सिर्फ बोलने बोलने में हैं, हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज एम्पैथी। और बेटा ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नो, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे थीस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, और एथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ए मतलब नो। तो ये एपैथी, तो पैथी मतलब दुख, तो मतलब दुख के अंदर, और हम क्या कहते हैं, दुख में और दूर हो जाना, मतलब कोई दर्द ना रहना किसी के प्रति। तो मतलब एपैथी ऐसी चीज होती है कि दोस्त ने बोला यार 10,000 रुपए चाहिए, अबे भाड़ में जा, हमें ना बट यहां से काहे के 10,000, तो एपैथी की बिल्कुल भी सहानुभूति ना होना। कि सहानुभूति तो वो होता है कि जो भाई किसी के प्रति हम दुख दर्द बता रहे हैं और उसके साथ भी हैं। एम्पैथी कि मतलब हम मेंटली उसके साथ हैं, लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, न फिजिकली मेंटली न फाइनेंशियली, बस हम बातों बातों में उसके साथ हैं। हमदर्दी, इसको हम कह देंगे हमदर्दी जताना, हमदर्दी जता देना, लेकिन मतलब साथ ना आना। और एपैथी मतलब भाड़ में जा, कि कोई हमदर्दी नहीं। तो मीन्स यहां पर वो बात क्या कर रहा है, तो इसमें मतलब हमदर्दी जताना। अब जिससे नफरत करोगे तो हमदर्दी जता नहीं पाओगे ना, जिससे नफरत करोगे तो हमदर्दी जता नहीं पाओगे, तो आंसर ये नहीं हुआ, तो आंसर हो गया अवर्शन, क्योंकि अवर्शन का मतलब ही होता है टू हेट, किसी से नफरत करना। एवर्शन का मतलब होता है हेट, किसी से नफरत करना। बाकी छोटी सी बात, जब भी एवर्शन यूज करते होता है तो उसके साथ जनरली टू का यूज करते हैं, एवर्शन टू या एवर्स टू, चाहे नाउन वर्ब किसी भी रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो रिपग्नेंस का आंसर होगा एवर्शन। देख लो बेटा, सोच लो, समझ लो। अगला पॉइंट इज फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग, वाइल्ड, फ्यूजिटिव, अप्रेंटिस, एंशंट।
हाँ जी, फ्लेजलिंग। चलो मैं आंसर आपको बताता हूं। जैसे फ्लेजलिंग की बात करें तो जो इसका आंसर होगा वो ये कि किसी चीज में कोई न्यू, कोई किसी काम में बिल्कुल नया है और नॉट एक्सपीरियंस्ड, जो किसी काम में कोई नया है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेटा वाइल्ड होता है जंगली, मतलब वन्य। तो ये तो ना तो सिनोनिम है ना एंटोनिम है। वाइल्ड जंगली ना तो सिनोनिम है या ना तो एंटोनिम है कि भाई ये तो मतलब ये न्यू मतलब किसी काम में कोई नया है, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वाइल्ड जंगली तो मतलब कोई कनेक्शन बनेगा नहीं, ना तो ये सिनोनिम है ना एंटोनिम है। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि मैंने कहा जैसे हम सिनोनिम के साथ एंटोनिम भी साथ साथ कर रहे हैं, सिनोनिम के साथ एंटोनिम भी साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सिनोनिम में पूछा है तो हम सिर्फ उसी को आंसर देंगे जो हमारा सिनोनिम होगा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा। जो कानून से भागा हुआ है, जो कानून से भागा हुआ है, लॉ ब्रेकर, तो उसे कहते हैं फ्यूजिटिव, भगोड़ा। तो भाई अब ये न्यू नॉट एक्सपीरियंस, ना तो ये क्या कहते हैं वर्ड सिनोनिम है ना ही एंटोनिम है, तो फ्यूजिटिव भगोड़ा तो ये भी नहीं हुआ। अब एंशिएंट क्या हो जाएगा? तो भाई ये होता है प्राचीन, पुराना। ये क्या हुआ? प्राचीन या पुराना। तो ये प्राचीन पुराना हुआ। तो पॉइंट इज ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम, है ना। ये इसका क्या बन जाएगा कि ये बिल्कुल नया, कोई किसी फील्ड में कोई नया है, कोई नॉट एक्सपीरियंस्ड है। तो ये मतलब एंशिएंट मतलब पुराना, कोई चीज किसी चीज के अंदर बहुत चीज पुरानी हो चुकी है। तो मतलब एक तरीके से ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। लेकिन एंटोनिम तो आंसर नहीं लेना ना, अब हमारा आंसर हो जाएगा अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस को हम कहते हैं नौ सीखिया। तो इसके अंदर जो नौ है ना, ये नौ का मतलब है नव। नौ का मतलब है नव, जो नया नया सीखा है। नव सीखा जो अभी नया नया सीखा है। इसको हम प्यूपिल भी कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, चेला भी कह सकते हैं, है ना। चेला भी कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, प्यूपिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा अप्रेंटिस, न्यू नॉट एक्सपीरियंस्ड, अप्रेंटिस। क्लियर है बेटा? फ्लेजलिंग का मीनिंग हो जाएगा अप्रेंटिस। अगला सिनोनिम्स, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट, स्टिंगी, केयरफुल, जेनरस और स्पार्स। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास के लिए अंतिम क्वेश्चन। चलो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। स्पार्स, ये स्पार्स का एक मतलब राइमिंग वर्ड ले लेते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं स्कार्स। तो स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो किसी चीज की कमी तो मतलब छोटा होना। तो छोटा होना तो आप ऐसे ऐसे मान लो कि ये किसी चीज में स्मॉल। स्मॉल किस में? या तो क्वांटिटी में या नंबर्स में, किसी भी चीज में स्मॉल होना, स्पार्स, कम होना। ठीक है, किसी भी चीज में स्मॉल होना, क्वांटिटी या नंबर में स्पार्स। केयरफुल तो हम जानते हैं सावधान होता है, लेकिन यह आंसर होगा कि नहीं होगा अभी देखते हैं। तो स्पार्स मतलब होता है स्मॉल, केयरफुल मतलब सावधान। जेनरस होता है भाई, जेनरस वो लोग होते हैं जो किसी पर दया दिखाते हैं। दयालु कह सकते हैं हम इसको, दयालु, कृपालु, काइंड। ठीक है, काइंड। स्टिंगी होते हैं कंजूस। कंजूस को हम माइजर भी कह सकते हैं, कंजूस को माइजर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब चारों के मीनिंग क्लियर है। तो केयरफुल हो जाएगा सावधान,
अब हम इसको समझते हैं म्यूनिफिसेंट को, लेकिन इससे पहले भी मैं एक बात बताता हूं। जैसे अगर आप बात करते हो ना बेटा टायर्ड, तो हम सभी जानते हैं कि टायर्ड होता है थका हुआ। अगर हम कहते हैं कि टायर्ड, तो टायर्ड मतलब थका हुआ, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो ना वेरी टायर्ड, अगर आप बोलना चाहते हो तो वेरी टायर्ड, तो वेरी टायर्ड के लिए आपको एग्जॉस्टेड लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा सटीक वर्ड है टायर्डनेस का। अगर आप टायर्ड हो तो ठीक है, लेकिन वेरी टायर्ड हो तो वेरी टायर्ड के लिए आपको एग्जॉस्टेड लगाना पड़ेगा। इसी तरह एक वर्ड और देखो, इसी तरह एक वर्ड और देखो, अगर हम बोलते हैं कोई चीज टेस्टी, अगर बोलते हैं टेस्टी तो ठीक है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ना वेरी टेस्टी, अगर हम बोल रहे हैं वेरी टेस्टी, तो वेरी टेस्टी का मतलब हो जाएगा डिलीशियस। वेरी टेस्टी का मतलब हो जाएगा डिलीशियस, ठीक है। उसी तरह से जो जेनरस होता है ना, तो जेनरस हो जाएगा दयालु, कृपालु, काइंड। तो अगर हम बोलते हैं वेरी जेनरस, अगर हम बोले वेरी जेनरस, तो वेरी जेनरस जो होता है वो म्यूनिफिसेंट होता है। तो म्यूनिफिसेंट क्या होता है? वेरी जेनरस। फिर समझ लो भाई, टायर्ड लिखना है तो ठीक है, लेकिन वेरी टायर्ड को आप एग्जॉस्टेड लिखोगे तो ये एप्रोप्रिएट वर्ड है। टेस्टी लिखना है तो ठीक है, स्वादिष्ट, लेकिन बहुत टेस्टी है तो उसे डिलीशियस लिखो। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जेनरस, तो जेनरस हो गया भाई दयालु, कृपालु, जो काइंड होता है। लेकिन अगर हम वेरी जेनरस कहना चाहें तो वेरी जेनरस के स्थान पर आप म्यूनिफिसेंट यूज कीजिए। तो जो म्यूनिफिसेंट है तो फिर इसका जो सिनोनिम बना तो ये बना, है ना। और बाकी इसका एंटोनिम हो जाएगा कंजूस, जो किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता, कंजूस, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब बताइए, तो अब जैसे ये हुआ तो ये बिल्कुल क्लियर है बेटा। वैसे तो आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ जहाँ हो सके इसको आगे भी, आपने तो कर ही रखा होगा मुझे पता है, लेकिन नहीं कर रखा तो कर लीजिए। और दूसरी बात, और भी लोगों को, और भी स्टूडेंट्स को, और भी नीडी लोगों को ये वीडियोस भेजिए, ये, और चैनल को सब्सक्राइब किए और ऐसी ऐसी वीडियोस देखते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।